हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कलाम सीरीज़ एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए, जिसका पहले हमने साइंस से शुरू की है और जिसका पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है जिसमें चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनके एएमयू में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बेल आइकन से देख सकते हैं और उसी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम वीडी साइड के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और आज शुरू करने वाले हैं हम हार्वेस्टिंग टॉपिक को। 2 टॉपिक बचे हैं, और एक हार्वेस्टिंग और एक स्टोरेज। तो पहला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि हार्वेस्टिंग कहते किसको हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। यहाँ पर कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग जो है एक इम्पोर्टेंट टास्क है। जिस तरह बाकी स्टेप्स थे, सीड का सिलेक्शन हुआ, उसकी सोइंग हुई, वीडीसाइड से प्रोटेक्शन हुआ, मैन्योर या फर्टिलाइजर का ऐड हुआ करना हुआ, ये सभी क्या थे, एक इम्पोर्टेंट टास्क थे जो हमें एक हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थे। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग का मतलब बता रहे हैं कि जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए उसके काटने को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो उनको उखाड़ लिया जाता है या फिर जो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है उनकी रूट्स वहाँ से काट लिया जाता है, बिल्कुल जड़ से मिलाकर। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ फॉर द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सीरियल क्रॉप होती है उसे लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस मशीन से हार्वेस्टिंग की जाती है उसे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। तो जो इंडिया में नॉर्मली कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, वो या तो सिकल से की जाती है, दनाती जो हाथ वाली होती है, या फिर मशीन से की जाती है और उस मशीन को कहा जाता है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द सीड ग्रेन्स सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो हमने हार्वेस्टिंग की उससे जो हमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होता है, कुछ चाफ प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स चाहिए होते हैं। उस जो हमने सीड प्रोड्यूस किया है हार्वेस्टिंग के बाद, उसमें से चाफ के निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। यानी जो चाफ था सीड के अंदर जो हमें मिले थे उसमें से चाफ को निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो हम सीड हैं उसमें से चाफ को किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, वो है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के थ्रू निकालते हैं। एंड दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये एक मशीन है, क्या नाम है इसका, कंबाइन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एंड एज वेल एज अ थ्रेशर। और ये जो मशीन है जिसे कंबाइन भी कहा जा रहा है, ये क्या है, ये डबल काम करती है। एक तो हार्वेस्टर की तरह भी काटने का काम भी करती है और थ्रेशर का भी। यानी पहले तो ये काटती जाएगी पीछे से, फिर उसके साथ साथ यहाँ जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है उस सीड में से चाफ को भी निकालेगी। तो जो कंबाइन है उसका डुअल फंक्शन है, एज अ थ्रेशर भी और एज अ हार्वेस्टर भी। काटने का काम भी होता है इसका और चाफ को निकालने का काम भी होता है जो सीड प्रोड्यूस हुए उसमें से। After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burned by the farmer. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पोर्शन जो क्रॉप का रह जाता है फील्ड्स के अंदर, तो उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, उसे बर्न कर देते हैं। तो कह रहे हैं इससे पहला नुकसान तो मुझे ये भी पता है कि उससे एयर पोल्यूशन होगा, और दूसरा नुकसान ये भी है जो उसके सराउंडिंग क्रॉप्स हैं उसमें आग भी लग सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज करिए कि ऐसा क्यों है। द फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विनोइंग भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है, जो सीड्स है उनको सेपरेट किया जाता है, कहाँ से, चाफ से। तो चाफ निकाल लिया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। क्या है ये, सिंपल प्रोसेस है। जो छोटी लैंड वाले फार्मर्स हैं वो इसको यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली जो कंबाइन मशीन है वो तो बड़े फील्ड्स में यूज़ की जाएगी, तो जो छोटे फार्मर हैं वो क्या करते हैं, विनोइंग का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो
सीड में से चाफ निकाल देते हैं। अगला टॉपिक है हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स टू अ डे ऑफ द हार्वेस्ट। ये कह रहे हैं कि लगभग 3 से 4 महीने की किसान की मेहनत के बाद जो फसल है उसको काटने का दिन आता है, हार्वेस्ट करने का दिन आता है। द साइट ऑफ द गोल्डन फाइबर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन्स। ये कह रहे हैं कि इन्हें गोल्डन फील्ड्स कहा गया है। सोने की खेती, मतलब जो भी किसान उसको 3 से 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें क्या होगा, ग्रेन होगी, उसमें चाफ होगा, और जो स्टैंडिंग क्रॉप होगी जिसे बाकी कैटल्स वगैरह खा सकते हैं। फिल्स द हार्ट ऑफ द फार्मर विद द जॉय एंड द सेंस ऑफ वेल बीइंग। यानी इससे जो किसान का दिल है वो पूरा खुशी से भर जाता है। एंड द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटल। तो उसी के लिए यही टाइम होता है कि वो थोड़ा इसमें एंजॉय करे। एंड द पीरियड ऑफ द हार्वेस्ट इज़ दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं इसी टाइम जब कटिंग होती है क्रॉप्स की, प्रोडक्शन के पूरी ग्रो करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाती है, तो उसी टाइम पे ये एक फेस्टिवल मनाते हैं ताकि वो अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर पाएँ। Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबनिया एंड बिहू। ये कह रहे हैं कि ये सब जो हैं फेस्टिवल्स हैं जो कब आते हैं, जब किसी ना किसी फसल की हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है, ताकि ये खुशी के साथ उनको सेलिब्रेट कर सकें। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट एंड द ओनली टॉपिक, जिसका नाम है स्टोरेज। तो जो लास्ट स्टेप होता है, जब क्रॉप प्रोडक्शन भी हो गया है, हमारे सीड भी मिल चुके हैं, उसमें से चाफ का सेपरेशन भी कर चुके हैं, हम हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, मतलब सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो सीड है हमारे घर तक आ चुका है और अब उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। या तो उन्हें स्टोरेज में भेजने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक जिनके थ्रू हम उन्हें ख़राब होने से बचा सकें। द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो भी प्रोड्यूस हुआ है सीड वगैरह, उसको स्टोरेज करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है क्रॉप्स में से, अगर उसे लंबे समय तक ठीक रखना है बिना ख़राब किए, तो हमें उसे मॉइस्चर से दूर रखना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, रेट से बचाना पड़ेगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुए, कुछ फंजाई हुए, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से तो देख ही नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, उन सब से बचाने के लिए हम स्टोरेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। और जो हमने ग्रेन्स हार्वेस्ट किए थे, जो हमने प्रोड्यूस किए हैं मशीन्स के थ्रू, तो उनमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है काफ़ी। तो पहले अगर स्टोरेज करना है हमें, तो उस मॉइस्चर को निकालना पड़ेगा। इफ़ द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज फॉर जर्मिनेशन। ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो भी सीड प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसको इसी तरह से रख लिया एज इट इज़, यानी उसमें अगर पहले ड्राइंग नहीं की है हमने, उसको सुखाया नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। और मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से वो स्पॉइल्ड हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और अनफिट हो सकता है जर्मिनेशन के। मतलब हम जर्मिनेशन के लिए उसकी सोइंग करें और वो जर्मिनेट ही ना करेगा, ऐसा भी हो सकता है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, and this prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो इससे क्या करते हैं हम, जब मॉइस्चर कम हो जाता है, मॉइस्चर का कंटेंट उसके अंदर कम हो जाता है, तो जो इंसेक्ट का अटैक करने की जो टेंडेंसी है, बैक्टीरिया के अटैक करने की जो चांसेस हैं, और जो फंजाई के अटैक करने की चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। यानी इससे हम ज़्यादा लंबे समय तक अपने सीड्स को बचाकर रख सकते हैं। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन अराइज कर रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो ये कह रही है कि मैंने अपनी माँ को जो गेहूं का ड्रम था उसके अंदर कुछ नीम की पत्तियों को रखते हुए देखा। जैसे हम जानते हैं नीम के अंदर क्या होती है, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से, नीम की वजह से, क्योंकि नीम के पास कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसी वजह से इसको अंदर रखा होगा उनकी मदर ने, जो इन्होंने देखा। यहाँ पर एक स्टोरेज का फोटोग्राफ दिखा रखा है हमें, सिलोज। यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं उसमें हम रखते हैं अपने जो भी प्रोड्यूस होते हैं, सीड्स वगैरह, वट एवर इट इज़। तो इसको
हमारी जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर इनको रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फार्मर हैं या तो जूट बैग्स के अंदर रखेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिखाए गए हैं, यहाँ पर जूट के बैग हैं जिनके अंदर सीड्स को रखा गया है, या फिर जो मेटालिक बिन्स हैं उनके अंदर भी, कंटेनर्स के अंदर भी रख सकते हैं। हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड रेट्स एंड इंसेक्ट। या करें कि अगर लंबे स्केल पर हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो कहाँ पर रखते हैं, या तो सिलोज के अंदर रखते हैं या फिर ग्रेनरीज के अंदर रखते हैं, ताकि उन्हें पेस्ट से बचाया जा सके और रेट्स और इंसेक्ट से बचाया जा सके। द ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे स्केल पर अगर हम घर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरेज की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सूखी हुई नीम की पत्तियां हैं, सूखी हुई क्यों, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना हो, अगर मॉइस्चर होगा तब भी सीड के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो सूखे हुए नीम की पत्ती हम क्या करते हैं, सीड्स के अंदर रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फॉर स्टोरिंग large quantities of grains in big go down specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganisms। ये करें कि अगर बड़े स्केल पर हमें प्रोड्यूस करना है, जैसे अगर सिलोज के अंदर रखा हुआ है या फिर ग्रेनरीज के अंदर उनको रखा हुआ है सीड्स को, तो वहाँ पर क्या करता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं नीम वगैरह उसमें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, कुछ केमिकल्स रखे जाते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो ख़राब ना करें सीड्स को। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है फूड फ्रॉम द एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हैं उनसे हमें क्या क्या खाना मिलता है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है इन्होंने, जैसे कि मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से, बफेलो से, शी गोट से एंड शी कैमल से। इसी तरह इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, सोर्सेज बताए गए हैं कि किस एनिमल से हमें क्या क्या मिल रहा है। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with a different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. यहाँ पर करें कि आप जब टेबल कंप्लीट करेंगे उसमें अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग फूड का सोर्स लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा सोर्स प्रोड्यूस करते हैं खाने का, और अल्टीमेटली देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सारा खाना कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। और जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, फिशेस पर डिपेंड होते हैं, मतलब ज़्यादातर डाइट किस फॉर्म में लेते हैं, फिश की फॉर्म में लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन एंड सीड्स एंड सोइंग। ये कह रहे हैं कि अभी हम बहुत से स्टेप देख चुके हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सीड्स का सिलेक्शन हो गया, उनका बोना हो गया, उसके बाद उसका प्रॉपर केयरिंग हो गई, तो यही सब क्या थे, स्टेप्स थे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर विच इज़ डन इन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये कह रहे हैं जैसे कि हमने प्लांट्स को देखा था, पहले हमने सोइंग की, बीज की, और सोइंग करने के बाद उनका प्रॉपर केयर की जब तक उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तो कह रहे हैं इसी तरह से अगर हमें फूड प्रोड्यूस पाने हैं एनिमल से, तो हमें उनकी भी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, उन्हें भी खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें भी रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी, शेल्टर, और उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। और इन सभी प्रोसेस को एक अगर लार्ज स्केल पर किया जा रहा है एनिमल्स के लिए तो क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। कई बार पूछा जा चुका है और अब भी पूछने के चांसेस हैं। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एक लार्ज स्केल पर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना एंड प्रॉपर केयर उनको देना, एनिमल हस्बेंड्री। Fish is good for health. We get cod liver oil from the fish which is rich in vitamin D। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो फिश एक मेजर पोर्शन अभी बताया था ऊपर, कौन लेते हैं, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिशेस का एक मेजर पोर्शन होता है उनकी डाइट का। तो फिश के अंदर क्या होता है, कोड लिवर ऑयल होता है, और जो किसका सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है। और विटामिन डी और कहाँ से मिल सकता है, आपको ये भी याद रखना है, सनलाइट से आपको डायरेक्टली विटामिन डी मिल जाता है। कई बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस में भी। तो सनलाइट से डायरेक्टली अगर हम रहते हैं सनलाइट में तो विटामिन डी मिल जाता है। तो यहीं पर चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और आप यहाँ पर कीवर्ड्स देख सकते हैं और इन कीवर्ड्स को पढ़ें, और इधर व्हाट यू हैव लर्नड को पढ़ें, इसमें से भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अभी हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। अभी हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप है, जिस तरह एमयू के अंदर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको पानी देने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, हम पढ़ चुके हैं पहले ही,
इरिगेशन कहा जाता है। जो क्रॉप्स हैं उनको वाटरिंग की प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। कई बार पूछा जा चुका है एमयू के एंट्रेंस में भी। सेकंड क्वेश्चन है वीड्स आर, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्या है वीड्स? मेन क्रॉप प्लांट है? नहीं। इंसेक्ट एंड पेस्ट है? नहीं। अनवांटेड प्लांट? यस। अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के अंदर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? वीड्स कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबाइंस आर यूज्ड फॉर। अभी हमने एक मशीन का नाम देखा था जो डबल काम करती थी, हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग। तो यहाँ पर इस मशीन के बारे में पूछ लिया है कि ये मशीन का काम क्या होता है कंबाइन का। सोइंग द सीड? नहीं। हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स? ये तो करती है लेकिन इसके साथ कुछ और भी करती है, थ्रेशिंग। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर हम ये भी लगा सकते थे, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका काम होता है डबल, थ्रेशिंग भी करना और हार्वेस्टिंग भी करना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड। यानी जो ग्रेन्स हमने प्रोड्यूस किए उसमें से चाफ को निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जल्दी, हम पढ़ चुके हैं इसको, क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन, वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। जो वीडीसाइड, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। क्रॉप के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें क्या कहा जाता है? वीड्स कहा जाता है। और वीडीसाइड्स क्या होते हैं? किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? वीड्स को। सिंपल क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। यानी जो बुआई का टाइम होता है खरीफ क्रॉप का वो कौन सा होता है? खरीफ क्रॉप का हम बारे में जानते हैं, जो कहाँ पर? सितंबर में ऑलमोस्ट लास्ट होती हैं और मई जून से स्टार्ट होती हैं। तो इसका डी। अगला क्वेश्चन, वीट एंड ग्राम बिलोंग टू। जो वीट और ग्राम है वो कौन सी क्रॉप से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं रबी क्रॉप से, पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर। जो खरीफ क्रॉप यानी जो रेनी सीजन की क्रॉप्स होती हैं उनके एग्जाम्पल हमें बताना है। तो कौन है एग्जाम्पल? पैडी एंड मेज, सी। नाउ इज द नाइन्थ क्वेश्चन, 2,4-D इज अ। ये भी कई बार एमयू के एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। 2,4-D क्या है? इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या वीडीसाइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? वीडीसाइड्स का, जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सीड ड्रिल इज यूज टू। सीड ड्रिल का यूज़ किस लिए किया जाता है? सो द सीड, रिमूव द वीड्स, रिमूव द पेस्ट, मिक्स मैन्योर विद द सॉइल। तो पहला ये आंसर सही है, सो द सीड। जो बीज है उनकी बुवाई करने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे साइंस का, जो सेकंड चैप्टर है। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप बेल आइकन से निकाल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो एमयू 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।